पान मसाला, पान एवं जर्दा के व्यापार खुलने की करी मांग। बरेली। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पान मसाला के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी अपनी गाइडलाइन में पान मसाला के निर्माण एवं बिक्री पर से प्रतिबंध हटा लिया। अमित भारद्वाज। आज मैं उत्तर प्रदेश पान मसाला एवं जर्दा एसोसिएशन की तरफ से माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था। कल भी हम लोग आवास पर गए थे तो उन्होंने आज का समय दिया था, क्योंकि आज डीएम साहब व्यस्त हैं मीटिंग में, तो उन्होंने शाम को मिलने को कहा है। हमारी एसोसिएशन की मांग है कि जिस तरह से और व्यापारों का रोस्टर जारी हुआ है कि ये व्यापार जो उन्हें ये दिन मिले हैं व्यापार करने के लिए, उसी तरह पान मसाला एवं जर्दा से जुड़े व्यवसायी जो हैं लगभग 10,000 लोग इससे प्रभावित हैं और वो भय के कारण व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले ये प्रतिबंधित हुआ था, बाद में सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में उसको खोल दिया गया। गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस भी आ गए हैं कि इस पर से जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया गया है, लेकिन व्यापारी भय के कारण अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से पिछली बार बात हुई, उनका कहना था कि जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जारी रोस्टर में अन्य चीज़ों में दिया गया, आप लोग व्यापार कर सकते हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति यही है। व्यक्ति चाह रहे हैं जैसे और जिलों में जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पान मसाला एवं जर्दा को बेचने की अनुमति प्रदान की गई है, वो यहाँ के रोस्टर में नहीं है। यही हमारी मांग थी कि कृपया जो नया रोस्टर जारी किया जाए उसमें स्पष्ट रूप से पान मसाला एवं पान और सुपारी के व्यापार को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, ताकि व्यापारियों का भय समाप्त हो, अपना वो स्वच्छंद होकर व्यापार कर सकें। बरेली की एमजेपी यूनिवर्सिटी 2 महीने से अधिक अंतराल से आज से खोल दी गई है। यूनिवर्सिटी के अधिकतर विभागों का काम शुरू ही गया है। वहीं यूनिवर्सिटी में दूरदराज के छात्र छात्रों का आना भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बरेली की एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से करीब 9 जिलों के सरकारी और निजी क्षेत्र के 568 महाविद्यालय संबद्ध है। माना यह भी जा रहा है कि यूनिवर्सिटी खोले जाने से बड़ी संख्या में छात्र छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। विवि इस समय रोस्टर सिस्टम के तहत छात्र छात्रों की समस्याओं को ध्यान देने के साथ डिग्री, प्रोविजनल मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा है। विश्वविद्यालय केवीसी अनिल शुक्ला ने बताया। देखो, विश्वविद्यालय में अब 100% हाजिरी के साथ में काम शुरू होने की व्यवस्था हो गई है, जैसी सरकार की मंशा रही है। तो टीचिंग छोड़ करके सभी काम शुरू हैं, चाहे वो प्रवेश के हों, चाहे वो परीक्षा के हों, चाहे वो प्रशासन के हों। जहाँ तक परीक्षा की बात है, अभी तक सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स 30 जून तक बंद हैं। तो जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, हमारी तैयारी ये है कि हम जुलाई के प्रथम सप्ताह में से ही जो हमारी बाकी बची हुई परीक्षाएं हैं उनको पूरी करा सकें। कहा ये भी जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक शासन को पत्र लिखा गया जिसमें जल्द से जल्द पेपर कराने की मांग के संबंध में कहा गया है, कुछ इस तरीके से? नहीं, शासन ने सब विश्वविद्यालयों से ये मांगा था कि वो परीक्षाएं कब से करा सकते हैं। प्रदेश के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां परीक्षाएं शुरू नहीं हुई थी, तो उनको सोचना है कि वो कब से करा सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग आधी परीक्षाएं हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ तो जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है, हम 2-4 दिनों में चीज़ों को सैनिटाइज करा करके, सुरक्षा की और ध्यान रख करके लगभग 7 जुलाई से परीक्षा हम शुरू करा सकते हैं। सर, विश्वविद्यालय के कौन-कौन से विभाग काम कर रहे हैं और किस किस तरीके की टीचिंग छोड़ करके सभी विभाग खुले। जिम संचालकों ने जिम खोलने की मांग की। बरेली। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन के चलते समस्त उद्योग, व्यापार के साथ ही जिम, पार्लर, सैलून इत्यादि बंद कर दिए गए थे। लॉकडाउन 4.0 में नए आदेशों के आधार पर समस्त बंद प्रतिष्ठान, उद्योग, पार्लर, सैलून इत्यादि खुल गए हैं, परंतु 17 मार्च 2020 से बंद पड़े जिम को खोलने के आदेश आज तक पारित नहीं हुए हैं। जिम मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मिस्टर वसीम हुसैन, हमारे जनरल सेक्रेटरी, सुनील भाटिया, वसीम और हमारे समस्त पदाधिकारी हमारी एसोसिएशन के यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग बरेली, जो कि लगभग 45 से 50 लाख की आबादी का एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी टाउनशिप है। लखनऊ और दिल्ली के बीच में सबसे बड़ा शहर होने के नाते यहाँ पर लगभग 200 से 250 जिम्स यहाँ पर हमारे बरेली के तमाम बॉडी बिल्डर्स को तैयार करते हैं। तमाम शारीरिक रूप से जो दुर्बल हैं उनको
ताकत बख्शने का काम करते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात आज जो एक जनरल एक ट्रेडिशन में बात चल रही है कि इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट होना चाहिए, इम्यून सिस्टम डेवलप होना चाहिए। उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे जिम्स बहुत बड़ा काम करते हैं। वही सारा काम करने का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त था। लेकिन पिछले 17 मार्च से, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से हमारे तमाम जिम्स, हमारे बरेली नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष के तमाम जिम्स आज बंद पड़े हैं। आज अनलॉक हो गया है पूरा भारतवर्ष। जहाँ एक तरफ पार्लर्स खुल गए हैं, सैलून्स खुल गए हैं, समस्त प्रतिष्ठान खुल गए हैं, उद्योग धंधे खुल गए हैं, लेकिन हमारे जिम्स को खोलने की अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसको लेकर के आज हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अभी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को हम सौंप करके आए हैं, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट महोदय यहाँ पर नहीं है। और हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि इस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा उद्योग है, ये भी एक, बहुत सारे लोग इसमें काम पर लगे हुए हैं, उनकी आज भुखमरी की कगार पर वो लोग खड़े हैं। उनके ऊपर किराए की लायबिलिटी बढ़ गई है, उनके ऊपर ट्रेनर की वेतन की लायबिलिटी बढ़ गई है, स्टाफ की लायबिलिटी बढ़ गई है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बैंकों से लोन्स ले रखे हैं, उनकी EMI आज देनी पड़ रही है। उनके घर परिवार कैसे चलेंगे, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये इस डूबते हुए उद्योग को, इस डूबती हुई इंडस्ट्री को, डूबते हुए जिम्स को बचाने के लिए सरकार को कारगर उपाय करने चाहिए। और हम तो यहाँ तक कहने आए कि जब तक ये जिम्स बंद हैं, तब तक का मकान मालिक इनका किराया भी हम लोगों से न वसूले। हम इस बात की भी यहाँ पर निवेदन करने आए हैं कि वो किराया, बिजली का बिल भी हम लोगों को माफ़ किया जाए, क्योंकि हमारे पास और साधन ही क्या है। लड़के आएंगे हमारे जिम्स में, एक्सरसाइज करेंगे, उसी से जो 4 पैसे मिलते हैं उससे हम तमाम सिस्टम को चलाते हैं। और आज वो 17 मार्च से बंद पड़ा है। मार्च, अप्रैल, मई और ये जून आ गया है, हम लोग 3 महीने से बेरोजगार हैं। हमारा निवेदन है कि हमारे इस उद्योग को खोला जाए, हमारी इस इंडस्ट्री को, डूबती हुई इंडस्ट्री को बचाया जाए और हमारे जिम्स को खोल करके हम सब लोगों को उपकृत करे सरकार। और साथ ही हमारी आर्थिक मदद भी अगर कर सकती है सरकार, तो उसको आर्थिक मदद भी हमारे जिम्स के ओनर्स को करनी चाहिए। हम लोग यही निवेदन करने के लिए यहाँ पर सब जमा हुए। जय। पानीपत से घर लौट रहा मजदूर रास्ता से हुआ लापता, 2 मई को होनी थी उसकी शादी। बरेली 20 अप्रैल को साइकिल से पानीपत से चला, कोई पता नहीं, परिजन परेशान। बरेली, लॉकडाउन और बंद रोजगार के कारण घर वापस आ रहे एक मजदूर के रास्ते में गायब हो जाने के कारण परिजनों में चिंता बढ़ गई है। थाना अलीगंज के धनेती खड़गपुर निवासी विजय कुमार ने थाना अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका भाई रामचंद्र पानीपत के चांदनी बाग में फलों का ठेला लगाता है। 2 मई को उसकी शादी होना थी। लॉकडाउन के कारण यातायात के साधन बंद थे। वो 20 अप्रैल को साइकिल से निकला और उस दिन रात 9 बजे तक यमुना नगर वार्ड 2 तक पहुंचा और मोबाइल से बात भी हुई थी। क्या नाम है? चंद्रवती। हमारा लड़का पैदा करन गाँव मजूरी करन पानीपत, तो वहाँ 20 तारीख को चलो उसकी शादी पे जमुना बॉर्डर पर आए कर उसने बात करी। हम उनसे निकले आए कमरा पे से जमुना बॉर्डर आए गए, उतने खन से फोन लाग कर फिर फोन स्विच ऑफ हो। फिर हमसे कोई बात नहीं भैया, आज लोग कहते हैं सिगरेट ढूंढ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कहूँ पता ही ना है उनको। साइकिल से अकेले उनसे हमसे जा कही हम अकेले लग रहे हैं। कब चला था वहाँ पे? 20 तारीख को। अभी तो कोई पता नहीं लगा। कोई पता नहीं लगा। अधिकारियों के पास गई थी आप? हाँ, और सिगरेट साहब लिखवाई थाने चौकी, कोई कार्रवाई का उन्हें नहीं सुनी हमारी। बरेली में कहाँ रहते हैं? बरेली में धनेती रहता है। कौन सा थाना लगता है? खड़गपुर थाना अलीगंज। सर विजय कुमार। आप कौन थे? सर मेरा बड़ा भाई था सर। सर वो पानीपत में चांदनी बाग गणेश नगर कॉलोनी में सर मजदूरी का काम करता था सर। लेकिन सर जो लॉकडाउन लग गया फिर उसके बाद मजदूरी तो बंद हो गई। फिर उसके बाद सर उसने फलों का ठेला लगा लिया। सर फलों का ठेला लगाने के बाद सर इसी बीच उसकी शादी थी सर 20 अप्रैल 2 मई के लिए। फिर सर वो 20 अप्रैल को साइकिल से सर रवाना हो गए वहाँ से सर, और जमुना बॉर्डर तक आकर उन्होंने बात पर बताया कि हम जमुना बॉर्डर तक आ गए हैं, पुलिस प्रशासन ज़्यादा है तो वहाँ से हमें निकलने नहीं दे रहे हैं। सर इसके बाद सर 9 बजे के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया, फिर उनसे कोई बातचीत नहीं हुई सर। यहाँ थाने रिपोर्ट भी हमने लिखाई थी, तो उन्होंने आदेश दिया अगर दिन ज़्यादा हो चुके हैं तो आप खोज के लिए जा भी सकते हैं। तो वहाँ हम सर पानीपत पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सर हमने थाने चौकी कोर्ट में भी सर अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने। सर वहाँ से वो साइकिल से निकले थे सर। पानीपत में क्या करते थे? सर पानीपत में वो मजदूरी का काम करते थे सर।
और सर उनकी लॉकडाउन लगा तभी चले थे जी सर, वो लॉकडाउन लगा तभी चले थे सर वहाँ से। और सर उनका फ़ोन था, फ़ोन की लोकेशन निकलवाई तो सर विंजोल गाँव दिखा रही है। सर विंजोल गाँव दिखा रही है, वहाँ हमने 8 मरला चौकी पर सर बात की थी चौकी इंचार्ज से। तो वहाँ मतलब जो विंजोल गाँव था वहाँ पर के सरपंच से उन्होंने मिलाया, तो वहाँ के सरपंच बोल रहे थे कि मतलब यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होगी तो हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ने महाधिवक्ता को बर्खास्त करने की मांग की। बरेली। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय संयोजक BM सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया और मेरा नाम बनवारी लाल मौर्य एडवोकेट है। बनवारी लाल मौर्य एडवोकेट, जिला संयोजक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन में अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 500/2020 में अधिवक्ताओं के लिए सहायता राशि आवंटित करने हेतु बार काउंसिल और राज्य सरकार को आदेशित किया था। लेकिन राज्य सरकार अधिवक्ताओं के हित के लिए जो आदेश किया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उस आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है और अपनी धर्मिता पे अड़ी हुई है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ द्वारा माननीय जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने हेतु एक ज्ञापन दे रही है, जिससे कि ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन करते हुए अधिवक्ताओं के लिए, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी मांग है। अगर इसके अनुपालन में ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने विश्वविद्यालय में परीक्षा न करा के योग्यता के आधार पर प्रमोट किए जाने की मांग की। बरेली। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देते हुए कहा कि मेरा नाम अनस सक्सेना है, मैं बरेली का छात्र विंग युवा का अध्यक्ष हूँ। ये मामला है इसके जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोरोना की महामारी में ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं अभी, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए इस टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम के चक्कर में। अब कुछ लोग तो इंटरनेट यूज़ करना नहीं जानते हो, कैसे मतलब कर लेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम, कैसे दे लेंगे अभी जो। और एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात होगी और दूसरी बात ये है कि अभी कॉलेज खोलने की कह रहे हैं। अब कुछ कॉलेज वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, कुछ कॉलेज वाले नहीं करेंगे। वैसे भी अभी इतनी ऊपर संख्या जा रही है कोरोना की, तो हम यही चाहते हैं कि कॉलेज वगैरह ना खोले जाएँ और गार्जियंस भी यही चाह रहे हैं अभी कॉलेज वगैरह ना खोलें, स्कूल वगैरह ना खोलें, इससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, परेशानी ना हो उन्हें कोई। और अभी ये जो स्कूल फ़ीस माफ़ी की है, हम लोग इसलिए भी आए हैं कि ये 3 महीने की जो फ़ीस है वो भी उनको भी माफ़ कर दिया जाए। जब बच्चे बेचारे कॉलेज नहीं आ पाए, कुछ गार्जियन ऐसे बहुत गरीब हैं, फ़ीस कैसे देंगे, और फीस ही नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे मतलब वो होगा। उनसे फ़ीस ज़बरदस्ती मैसेज करे आ रहा है, कॉल करे आ रही है कि फ़ीस दो फ़ीस दो फ़ीस दो, बेचारे नहीं दे पा रहे। हमारे तो जितने आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो खुद जिन खुद के स्कूल हैं वो अपनी 3 महीने की फ़ीस माफ़ कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं प्राइवेट स्कूल वाले भी फ़ीस माफ़ करें और यही हमारी सरकार से गुजारिश है, ये करवाए हमारे लिए। युवती से घर में घुसकर मारपीट, दुराचार की कोशिश। बरेली। 2 बेटियों के साथ घर में रहने वाली एक महिला ने मोहल्ले के ही दबंगों पर घर में घुसकर अपनी बेटी के साथ मारपीट करने और दुराचार की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत। क्या मामला? मामला ये है कि हमारे यहाँ मतलब हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये कृष्णपाल के लड़के और कृष्णपाल 3 साल से ये हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमने पढ़ाई भी छोड़ दी अपनी, हम आगे पढ़ना चाहते लेकिन इन लोगों की वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दी। 11 तारीख के शाम ये लोग हमारे घर में घुसा है। हमारी बड़ी बहन जो बीमार रहती है उसके कपड़े फाड़ दी, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगी। हम जब वो चिल्लाई तो हम बाहर निकल के आए, उसे छोड़ दिया, फिर मुझे पकड़ लिया। कह रहे तुझे तो 8 दिन के अंदर किडनैप कर लेंगे और बलात्कार करने की कोशिश की, हमारे कपड़े फाड़ दिए। जब हम चिल्लाए तो पास के लोग, पड़ोस के लोग आ गए थे और ये रास्ते में हमें जाते कमेंट करते कि हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये कृष्णपाल और विनोद राठौर और कृष्णपाल के लड़के, ये लान पार मटिया हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। कौन सा थाना लगता है?
फरीदपुर थाना। हाँ की थी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? हम हाई स्कूल के हैं। पढ़ाई छोड़ दी आपने? हाँ पढ़ाई छोड़ दी थी हमने, बीच में छोड़ दी थी। जब हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे तब हमारे भाई हमें छोड़ने जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, फिर हमने छोड़ दी। जब से ये लोग हमारे साथ हरकतें करने लगे, अब हमारा बाहर निकलना तक बंद हो गया। हम तो अपने घर में ही रहते हैं, बाहर निकलते तो वीडियो बनाते, कभी फ़ोटो खींचते। हमारा घर खुला हुआ है, पास में जो पड़ोस किसान हैं उनका घर 3 मंजिल का बना हुआ है, बाहर से गाने बजाते, फ़ोटो खींचते, वीडियो बनाते हमारी। अधिकारियों से मिले आप? हाँ सबसे मिले हम। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा हो जाएगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम 1 महीने से भटक रहे हैं इधर उधर। जी मेरा नाम यास्मीन जहाँ है। किस संस्था से? जी मैं नारी शक्ति नारी समाज सेवा समिति से हूँ। और ये लड़की का जब मेरे पास केस आया तो मेरे इसके एविडेंस भी हैं, इसकी वीडियोस हैं। जब इनका झगड़ा उनसे हुआ ये छेड़छाड़ को लेके, तो जो विनय राठौर है जिसका ये नाम ले रही है, उसने 5 थाने के पुलिस जो वहाँ के एक दरोगा हैं फरीदपुर के, इन 5 के नाम नामजद कर दिए। जब उन्होंने बाबा को उठा के मारा उनको, मगर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इसकी एफआईआर तो नहीं लिखी, लेकिन परसों हैंड टू हैंड एक संध्या नाम की पड़ोस की महिला को बुला के उनके द्वारा एफआईआर करा दी उन गुंडों के नाम। अभी मेरी सीओ से बात हुई, मुझे परसों बुलाया पुलिस इंस्पेक्टर ने, उन्होंने मुझसे कहा मेरे ऊपर दबाव बहुत पड़ा हुआ है, ये अगर कोई अधिकारी लिख देगा तो मैं करूँगा, वरना मैं ये एफआईआर नहीं करूँगा, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ बेटियाँ हैं, बेटियों चाहे किसी भी धर्म की हो, हमारे देश की बेटियां बेटियां ही होती हैं जो पढ़ना छोड़ दिया। अभी मेरी सीओ से बात हुई वहाँ फरीदपुर, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने एफआईआर कर तो दी संध्या के नाम उन गुंडों, कितनी एफआईआर कराओगी? यानी ये छोटी छोटी नाबालिग बेटियां घूम रही हैं। सीओ साहब को ये नहीं दिख रही नाबालिग लड़कियां जो 1 महीने से घूम रही हैं, जो यहाँ डीआईजी के यहाँ से भी यहाँ से एप्लीकेशन वहाँ गई है। उन्होंने तुरंत ही बचाव करने के लिए अपना पुलिस ने तुरंत ही परसों एक एफआईआर ले ली संध्या से। जबरदस्ती उस लड़की से पूछना, वो लड़की खुद बताएगी कि मुझे फंसा दिया। वो कह रही है हम बयान नहीं देंगे, हम कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे, और उसकी एफआईआर तहरीर लेके तुरंत हैंड टू हैंड कर दी। यानी परसों उसकी 1 घंटे में एफआईआर कर दी। और ये लड़की घूम रही है 1 महीने से, नाबालिग बेटियां, इनकी कोई तहरीर नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। और कह रहे हैं हमसे कि आप रंग दे रही हो। कहाँ से रंग? आगे रंग तो आप दे रहे हो कि आप अत्याचार जो बेटियां पढ़ाई, नाबालिग बेटियां पढ़ाई छोड़ के बैठी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करने के अलावा तुमने अपना बचाव करके दूसरी महिला से ले लिया, जबकि महिला पे एक भी एविडेंस नहीं है कि वो ये बता सके कि उसे किस जगह किस टाइम छेड़ा था। इसकी पूरी वीडियो मेरे पास है, पथराव की भी। इसके भाई को जो पंडित जी ने वो बाबा ढोंगी बाबा ने बंद करके मारा, उसके घर में की जो इसका भाई तड़फ रही है, मेरे पास वीडियोज है, मैं दिखा सकती हूँ। उस गौ रक्षक की जो विनोद राठौर है उसकी ऑडियो मेरे पास है, जो कह रहा है कि मैं गाय के दलाली खाता हूँ, मुझे भी पैसा मिलता है। इतनी सारी वीडियो अगर हम पुलिस को देते हैं तो एफआईआर बनती है कि नहीं बनती है? बनती है, पथराव के बाद भी इनके घर की। इतने पे भी अगर एविडेंस, तो फिर तो ये सरासर अंधा कानून हो गया। अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता है, अधिकारी से मिल ही नहीं पा रहे हैं हम, और लड़कियों का इंसाफ हो नहीं रहा है। ना सीओ साथ दे रहे हैं, ना वहाँ के इंस्पेक्टर ने साफ मना कर दिया, और मुझे बेवकूफ़ बना के संध्या से कैश लेकर परसों एकदम कर दी उन्होंने एफआईआर। तो कहाँ का इंसाफ है? ये कोई इंसाफ नहीं है। ये पूर्व प्रधान के घर में सिलेंडर लीक होने से लगी आग, मचा हड़कंप। बरेली के थाना क्षेत्र नवाबगंज के गांव गरगैया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। फिर किसी ग्रामीण ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया। बताते चले, पूर्व ग्राम प्रधान अरबून अंसारी के घर में अचानक सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिसमें घर का जरूरी सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग से किसी जनमानस को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घरेलू सामान जलने से लोग काफी गमजदा हैं। भैया अभी गरगैया में आग लग गई है, बहुत भयंकर। सिलेंडर फट गया था और पब्लिक बहुत देख रही है। ये फायर स्टेशन वाले आ गए हैं भाई। आगे बुझा को दिखाओ थे, आगे बुझ रही है, देखो मशीन चल रही, धुआंधार प्रेशर लग रहा है। और ये पूर्व प्रधान का घर है भाई, मोहम्मद अकरून अंसारी का, और यहाँ पे आग लग चुकी है बहुत भयंकर। अब बुझ काबू में आ गई आग।
अच्छा, क्या हुआ था, कैसे आग लगी थी ये बताइए, पूरा घटनाक्रम बताओ क्या हुआ। जो सिलेंडर 10 दिन से ख़राब था सिलेंडर, हमने रेगुलेटर भी बदल दिया और इसका बाहर चल वो भी बदल दिया था, तो बहुत ख़राब था। तो हमने कहा खाना बना ले, तो हम अनीस को बुला के लेकर आए थे घर से। इसके 3 बार गए थे बुलाने के लिए, आ नहीं रहा था, फिलहाल हम बुलाए लाए थे। तब इसने बत्ती लगाई, उससे आग लग गई इसकी। अच्छा, तो किसी को कोई नुकसान तो वगैरह नहीं हुआ है? नुकसान हम भाग गए थे। अच्छा, सब निकल गए थे। अब रहता को कुछ पानी रहता तो ज़्यादा डाल रहे, तो गुजिया ना आ रही है, को कुछ भुजिया भुजिया के डाल रहे हैं पल्ले में से ला के। किस चीज़ से पते मत कट गई हमारी मशीन आई थी, सिलेंडर था, मट्टी सभी चीज डाले थे, जितने बिस्तर थे वो सारे जल गए, नहीं से नहीं चादर बिछौने सब। क्या लग रहा है, सिलेंडर लीक था पहले से? हाँ, सिलेंडर लीक था। मोहम्मद इरफान। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो आग लगी है आज? आग ये है कि मतलब ये लीक सिलेंडर होने से आग लगी थी। अच्छा, तो ये लीक सिलेंडर एजेंसी वाले क्यों दे रहे हैं? क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही है इसमें? इंडियन गैस वालों की। सिलेंडर जो है एजेंसी वाले दे तो उसको चेक करके तब देना चाहिए। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।